स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो हम किसी के घर में जाके घुस जाएं और वहां पे हम ये कहें कि हमारा संविधान हमारा फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार है, हम किसी घर में घुस सकते हैं क्योंकि हमारा ये बोलने का अधिकार है। लेकिन आज के इतिहास के पृष्ठों में हमें ये कहीं भी देखने को नहीं मिलता है कि किसी विशेष धर्म के अंदर एक ऐसी भी प्रथा प्रचलित है जिस प्रथा के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों का इस तरीके से हनन हो रहा है कि उसके चलते एक धार्मिक कट्टरवाद भी जन्म ले रहा है। इस चीज को नमस्कार, जय हिंद, मैं आपका दोस्त साथी मित्र यानी सम्राट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्का वर्सेस भगवा एंड मौलिक अधिकार। इस समय पे सबसे ज्यादा चर्चित में रहने वाला ये टॉपिक है और इस पे लगातार बहस हो रही है, लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। तो इस पे आज हम अच्छे से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक आप डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके पहले आप किसी भी विशेष धर्म की चश्मा लगा के अगर देख रहे हैं तो उसको आप उतार दीजिए। उसके बाद अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और जो भी हम तथ्य आपको बताने वाले हैं वो आपको सही लगेगा। अगर आप एक विशेष धर्म का चश्मा लगाकर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये तथ्य बुरा लग सकता है और आप कहेंगे कि एक किसी भी धर्म से रिलेटेड प्रभावित होकर ही वीडियो बनाया गया है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। जो भी तथ्य की चीजें हैं, जो भी सही हैं, उस चीजों को इस वीडियो में उजागर किया गया है, जिसको आपको सुनना चाहिए और इस पे अगर हो सके तो सुधार भी करना चाहिए। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं कि ये तमाम प्रकार की चीजें क्या हैं, कैसे भगवा वर्सेस बुर्का पे विवाद चल रहा है और इस पे आज सुनवाइयां कैसे चल रही है। हालांकि सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जिस सुनवाई को सबसे पहले होनी जानी चाहिए थे 1947 के बाद, जब आज़ादी के बाद जब हमें ये चीज़ें मिली, हमारे पास राइट्स आई कि हम अपने कानून और तमाम प्रकार की चीज़ों को बना सकते हैं, अपने अधिकारों को ले सकते हैं, उसी समय पर ये तमाम प्रकार के विवाद होना चाहिए था और इस पर सुनवाई होकर इसका निपटारा हो जाना चाहिए था। लेकिन उस पर ना तो आज तक सुनवाई हुई, ना तो ये तमाम प्रकार के विवादों का निपटारा हुआ। ये लगभग 75 साल के बाद इस पर एक विवाद छिड़ा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस चीज़ को आज़ादी के समय हो जाना चाहिए वो आज के समय में उस विवाद हो रहा है और उस पर आज सुनवाई कोर्ट में हो रही है। ये हम कह सकते हैं कि एक हमारे राजनीति में, एक हमारे जो एक तरीके से लोकतांत्रिक सरकारों में और ये तमाम प्रकार के हमारी सामाजिक व्यवस्था में बहुत ही बड़ा एक चूक है जिसको हमें मानना पड़ेगा। हम ये मान रहे हैं कि बुर्का वर्सेस भगवा, हम किसी चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं कि स्कूल में बुर्का चले या भगवा चले। हम ये कहते हैं कि स्कूल में एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है वही चले और उसी को स्कूल में उसी का उपयोग होना चाहिए। अगर आपको बुर्का और आपको अगर भगवा पहनना है तो आप अपने अपने बुर्का अगर आपको पहनना है आप जाइए मदरसे में पहनिए और वहाँ पे शानदार तरीके से आप काम करिए। अगर आपको भगवा पहनना है तो भगवा के लिए तो हमारे पास मठ मंदिर है, उसमें बच्चे जा रहे हैं, गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। वो अगर उनको पढ़ना होता है, पंडित बनना होता है, गुरुकुल में जाते हैं, वो स्कूल में जाते ही नहीं। अगर आपको बुर्का पहन के अगर काम करना है तो आप मदरसे में जा सकते हैं। अब इसमें भाई साहब ये कहेंगे कि ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स और मौलिक अधिकार है जिसका आप हनन कर रहे हैं, आप ये कैसी बात बता रहे हैं। उन भाई साहब को हम ये उनको बताना चाहेंगे कि फंडामेंटल राइट्स आपका नहीं है साहब। हर एक फंडामेंटल राइट्स में एक अपवाद होता है। जैसे आप अगर कह सकते हैं कि आर्टिकल 19 में अगर आप बात करें स्वतंत्रता की बात है तो स्वतंत्रता की बात वहीं तक आपकी सीमित हो जाती है जहां आपको ये होता है कि आप किसी भी दूसरे के अधिकारों का हनन न करें, जहां आप अपने बातों से किसी भी दूसरे चीज़ों को आप प्रभावित न करें, उसको आप कह सकते हैं कि एक तरीके से उसको चोटिल ना करें। उस स्थिति में अगर आप ऐसा करते हुए आप ये कहेंगे कि हमारा आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो हम किसी के घर में जाके घुस जाएं और वहां पे हम ये कहें कि हमारा संविधान हमारा फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार है, हम किसी घर में घुस सकते हैं क्योंकि हमारा ये बोलने का अधिकार है, हमारा कहीं आने जाने का अधिकार है, तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। इसमें अपवाद जुड़ा हुआ है कि आप वो कार्य वहीं तक कर सकते हैं जहाँ दूसरे के अधिकारों का हनन न होता है और दूसरी चीज़ों को आप एक तरीके से प्रभावित न करते हो। तो ये हो गया। उसी तरीके से जो आप लोग दुहाई दे रहे हैं कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत ये दिया गया है कि हम अपने धर्म को अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं, उसका एक तरीके से जो भी चीज़ें पहनावा है उसका हम अनुसरण कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप उस चीज़ को करिए। कौन आपको उस चीज़ को करने से रोक रहा है? लेकिन आप उस जगह पर पर्टिकुलर जगह पे मत करिए जहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ पे उन चीज़ों पे जहाँ पे एक तरीके से हर धर्म के बच्चे आ रहे हैं और हर धर्म के बच्चे उस चीज़ को पढ़ाई कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है। अब यही तो विवाद का मुख्य कारण है कि आप कह सकते हैं कि हिजाब पहनना है और दूसरे कहेंगे कि हमको कुर्ता पजामा और भगवा पहनना है, और एक भगवत गीता लेके आ गए, एक कुरान लेके आ गए, तो वहाँ पे पढ़ाई क्या हो रही है? यहाँ तो धार्मिक चीज़ें चल रहा है। तो अगर ये करना है तो आप एक तरीके से आप जाइए, आप एक पर्टिकुलर चीज़ों पे जाके मदरसे और मंदिर में जाके आप अपनी पढ़ाई करिए, ज़्यादा बेटर तरीके से है। तो इस पर आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। दूसरा बात यह है कि यहाँ पे जितने भी हम अभी कानून का लगातार अध्ययन कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के सहयोग से और उसको अध्ययन करें और आप लोगों के बीच उन तमाम प्रकार की तथ्यात्मक बात को रखें। एक जागरूक नागरिक होने के नाते और एक सभ्य नागरिक होने के नाते हमारा एक फर्ज है कि हमें अपने महिलाओं के अधिकारों को भी, हमें महिलाओं के जो भी अधिकार है उनको समयानुकूल मिलना चाहिए, जिसको बहुत पहले मिल जाना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया। उस पर भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जब भी इतिहास के पृष्ठों को आप पलटना चालू करेंगे तो उस इतिहास के पृष्ठों
पृष्ठों में आपको यह दिखाई देगा कि एक पर्दा प्रथा बहुत प्रचलित है और एक घूंघट प्रथा बहुत प्रचलित है, जिसको समाप्त किया जाना चाहिए। इसी पर्दा प्रथा और घूंघट प्रथा के चलते महिलाओं के अधिकारों का इतना हनन हुआ है कि उनको पूरी तरीके से अधिकार नहीं मिल पाए और इसीलिए महिलाओं की स्थिति पिछड़ी हुई है। लेकिन आज के इतिहास के पृष्ठों में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है कि किसी विशेष धर्म के अंदर एक ऐसी भी प्रथा प्रचलित है जिस प्रथा के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों का इस तरीके से हनन हो रहा है कि उसके चलते एक धार्मिक कट्टरवाद भी जन्म ले रहा है। इस चीज को हमको कभी कहीं नहीं पढ़ने को मिलता है। एक इसी तरीके से अगर हम बात कर लें कि अगर एक सभ्य नागरिक हैं, एक जागरूक नागरिक हैं, तो आपको ये जरूर आता होगा कि आप हर एक महिला का सम्मान करें, उनके अधिकारों को दें। आप सभी जानते हैं कि हमारे कानून में एक ऐसी चीजें लिखी हुई कि अगर ऐसी कोई प्रथा या रीति रिवाज प्रचलित है जो महिलाओं के अधिकारों का हनन करती हो, महिलाओं के अधिकारों को रोकती हो या महिलाओं उस चीज को नहीं कर पाती हो, तो उन प्रथाओं को तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसी का सापेक्ष उदाहरण है कि घूंघट प्रथा और पर्दा प्रथा जो चलती थी, हिंदुओं में सबसे ज्यादा प्रचलित थी, उस चीज को काफी जगह पे खत्म कर दिया गया है और लगातार वो धीरे धीरे एक तरीके से अस्तित्व से खत्म ही होती जा रही हैं। लेकिन आज के समय में भी आप देखिए, इसी प्रथा के चलते एक तरफ तो एक सुधार की प्रक्रिया चालू चल रही है हिंदुओं में कि घूंघट और पर्दा प्रथा को खत्म किया जाए, और इतिहास के लेखकारों ने, इतिहास के साहित्यकारों ने उसमें इतना तरीके से दृष्टांत दिया है, इतना उसमें आप कह सकते हैं कि प्रकाश डाला है कि एक तरीके से जब आप उसको पढ़ना चाहेंगे तो आपको क्रांतिकारी या क्रांति बनने का एक आपको अवसर मिलेगा और आप उस चीज को सोचेंगे कि हम एक भगत सिंह बन जाए और इन तमाम प्रकार की चीजों को स्वाहा कर दे, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक तरीके से कुप्रथा है। लेकिन आपको दूसरी तरफ ये आज तक नहीं बताया गया कि एक तरीके से आप बुर्का भी एक कुप्रथा के अंतर्गत आती है, जहां पे महिलाओं के अधिकारों का खूब सारा शोषण किया जाता है। आप ये मान के चलिए कि एक ऐसी प्रथा जिसपे महिलाओं को एक तरीके से पूरी तरीके से बंद करके रखा जाता हो, तो कौन सी एक खास धर्म की प्रथा हो सकती है? अगर आप कहते हैं कि एक खास धर्म की एक प्रथा है और रिलीजन है, इसमें आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, तो घूंघट भी और पर्दा प्रथा भी एक प्रथा थी जो हिंदू धर्म में मान्य थी, तो उस पर आप कमेंट कैसे कर दिए और उसको कैसे खत्म करने का प्रयास किए और कैसे उस पर आंदोलन चलाए? तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें दोनों में पक्षपात और भेदभाव हुआ। एक धर्म की महिलाओं के लिए तो काफी चीजें अधिकार मिल गए, लेकिन दूसरे धर्म पे ना तो कोई कटाक्ष कर पाया और ना ही उनके अधिकारों के लिए कोई बात ही कर पाया। तो ये चीजें आपको सोचने वाली बात है। उसी के तरीके दूसरा पॉइंट यह है कि आप देखे होंगे कि आज भी मुस्लिम महिलाओं या मुस्लिम धर्म में एक तरीके से 4 शादियां जायज है, जो कि आज की डेट में हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म में 4 शादियां 1956 में जो एक्ट आए हैं उस पर बंद और प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन मुस्लिम धर्म में ये शादियां आज भी जायज है। तो आप कहां से कह सकते हैं कि आर्टिकल 40 के अंदर के हर महिलाओं को समानता का अधिकार हमारा संविधान दे रहा है या हमारी सरकार और संसद उस चीज को मान्य कर रही है? तो क्या आप मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं मान सकते, और इस पर लगातार मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। उसी के साथ आप कह सकते हैं कि आपने अभी सुना होगा कि कुछ दिन पहले संसद ने एक कानून निकाला कि जिसमें ये बात चल रही है कि अब उस चीज़ को एज को 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया जाए। लेकिन आपको ये मालूम होगा कि वो एज आज भी मुस्लिम कानून पे एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ दूसरे कानून पे एप्लीकेबल है। वो जो पहले उनकी एज थी वही चलेगी। तो क्यों नहीं उन मुस्लिम महिलाओं के साथ ये एक तरीके से कुठाराघात हो रहा है और क्यों नहीं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है? आपको अगर 10 मिनट तक बुर्का पहना दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप पूरी तरीके से बांध बूंद लें और आप 10 मिनट तक बैठे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। और उसी तरीके से धार्मिक कट्टरवादिता को लेकर एक मुस्लिम महिलाओं की चीज़ों को हनन करना ये कहाँ तक जायज़ है, आप हमें बताने का कष्ट करें। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं, अपवादें हैं जिनको हमको समझना चाहिए, और अगर नहीं समझेंगे तो आपको इसी तरीके से शोषण होता रहेगा। आप अपनी धार्मिक कट्टरवादिता से उठकर एक आप राष्ट्र निर्माण के लिए और एक महिलाओं के लिए एक आप सही तरीके से उठें। और मुस्लिम महिलाओं से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपनी धार्मिक कट्टरवाद को छोड़कर आप अपने अधिकारों के लिए लड़ें, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन अगर आप धार्मिक कट्टरवाद के साथ लड़ेंगे, आप अपने अधिकारों का हनन कराएंगे, आप उन तमाम प्रकार की चीज़ों पर कुठाराघात करिए जो लगातार आपके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और दूसरे महिलाओं को अधिकार मिल रहे हैं, उस पर हम आपके साथ रहेंगे। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ हैं जिस पे आप तथ्यात्मक तरीके से आप विचार कर सकते हैं। उसके बाद तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।